हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है चक्रवात या साइक्लोन। अभी हाल फिलहाल में बंगाल की खाड़ी में, इस बंगाल की खाड़ी में देखेंगे ये प्रायद्वीपीय भारत, और इस प्रायद्वीपीय भारत में यह बंगाल या इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अरब सागर होता है ये, और हिंद महासागर। तो इस बंगाल की खाड़ी में हाल फिलहाल में एक चक्रवात आया जिसका नाम है अम्फन। यह एक सुपर साइक्लोन था, ठीक है, सुपर साइक्लोन था। और इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में देखा गया, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वोत्तर के भारत, बांग्लादेश, ठीक है। सर्वाधिक भारत में बंगाल में इसका प्रभाव, 72 लोग, आधिकारिक आंकड़े हैं कि 72 लोग मारे गए, ठीक है। और जितना तहस नहस हुआ, आप बंगाल के मुख्यमंत्री के शब्दों में सुनेंगे तो वो करें कि 1 लाख करोड़ से कहीं ज़्यादा की बर्बादी हुई, यानी कोरोना से ज़्यादा बर्बादी हुई। किससे? तो अम्फन से। और अम्फन क्या है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, जो कि एक सुपर साइक्लोन है, ठीक है। तो इन्हीं चक्रवातों के बारे में कि चक्रवात क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है, इनकी संरचना कैसी होती है और इनका प्रभाव क्या क्या होता है, इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसमें पहला ही प्रश्न बनता है, पहला ही क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन बना दे। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है कि चक्रवात क्या है। अगर सिंपली कोई इसका संधि विच्छेद करे या सिंपली बात करे तो कहेगा कि चक्रवात भाई साहब यही है, रियली है भी। लेकिन अगर हम अपर स्टेज में जाकर के, कंपटीशन के लेवल पर जाकर के देखें तो चक्रवात मौसम का, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला आक्रामक मौसमी तंत्र है या आक्रामक तूफान है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरीय इलाकों में उत्पन्न होने वाला एक आक्रामक मौसमी तंत्र है या आक्रामक तूफान है, जिसे चक्रवात के नाम से जानते हैं। चक्रवात की स्थिति ऐसी होती है। कैसे? तो कहता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आक्रामक मौसमी तंत्र है, ठीक है। तो उष्णकटिबंध क्या होता है, इसको देखा जाए तो उष्णकटिबंध को अगर देखें ग्लोब पर, अगर हम ग्लोब पर उष्णकटिबंध को देखने की कोशिश करें तो ये 0 डिग्री, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है। और विषुवत रेखा से ये नॉर्थ और ये साउथ होता है। यह नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर आएंगे तो एक 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को इसे मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन, अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंध का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन कहता है कि इतना ही नहीं, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ तक इस चक्रवात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है, ठीक है। कहां पर? तो महासागरीय इलाकों में आपको दिखा रहे हैं, महासागर बना करके, ये विश्व का मैप बना करके आपको दिखाएंगे कि महासागरीय इलाकों में यह कहां पर कैसे दिखाई पड़ता है और उनके अलग अलग नाम क्या है, ठीक है। देखेंगे उष्णकटिबंधीय महासागरीय भागों में ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखेंगे तो महासागरीय इलाकों में अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर का इलाका है, प्रशांत महासागर, या इसको कहते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर, या उत्तरी अमेरिका महादेश है, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश, मैंने हाथ से स्केच किया है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महादेश, या अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश, या यूरोप का पार्ट हो जाता है, यूरोप का पार्ट है, एशिया, ठीक है। और ये इधर देखेंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया होता है। अब देखेंगे
प्रशांत पश्चिमी प्रशांत महासागर, इधर आएंगे तो पूर्वी प्रशांत महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर का इलाका है। इधर ये आएंगे तो इधर दक्षिण चीन सागर मिलेगा आपको, दक्षिण चीन सागर, ठीक है। अब देखेंगे यही बगल में आप देख रहे हैं तो यह भारत का इलाका है, और भारत के इलाके में यह हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। यहाँ आए तो देखेंगे यह इस आकार में फैला हुआ है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, यह अटलांटिक महासागर है, ठीक है। जो 4 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ऊपर वाले आर्कटिक महासागर का इलाका होता है। और कहता है कि इन्हीं महासागरीय इलाकों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात या चक्रवातों का विकास होता है, ठीक है, चक्रवातों का विकास होता है। तो आपको बता दें इस हिंद महासागर और इस इलाकों में जो चक्रवात उत्पन्न होता है, ये साइक्लोन, तो यहाँ पर इस इलाकों में इसको चक्रवात बोलते हैं। जो उग्र मौसमी तंत्र है इसे चक्रवात बोलते हैं। यहीं पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में इसे टाइफून बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टाइफून, इसे टाइफून बोलते हैं। इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे बिल्ली विली के नाम से जानते हैं, विलीज के नाम से जानते हैं। जबकि अटलांटिक महासागर के इस इलाके में अटलांटिक, इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और कम समय के लिए इसी मैक्सिको की खाड़ी, यहीं पर आएंगे तो मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। तो मैक्सिको की खाड़ी और अमेरिका के भाग में एक और आक्रामक आता है, नाम है टॉर्नेडो, ठीक है। तो इस तरीके से उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उनका नाम है अटलांटिक महासागर में हरिकेन, प्रशांतीय हिंद महासागर में चक्रवात, पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, जबकि ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में से बिलीबिलीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगले पहलू पर हम लोग विचार करेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। चक्रवात क्या है हम लोगों ने देखा, आक्रामक मौसम तंत्र है। अब चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, तो कहता है कि समुद्री सतह, जो समुद्री सतह है, पहला कंडीशन कह रहा है, पहला कंडीशन कि समुद्री सतह विस्तृत हो और उसके सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री हो या उससे अधिक हो। समुद्री सतह विस्तृत हो और सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री से अधिक हो। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि यह जो इलाका है, इस तरीके से देखें अम्फन के संबंध में, तो यह बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, और यहाँ का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सी है तो निश्चित रूप से है कि यह लो प्रेशर का या निम्न दाब का केंद्र बनेगा। और टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे अधिक है तो यहाँ से हवा जो है वाष्प बन करके, पानी जो है वाष्प बन करके उड़ेगा, और जैसे ही वाष्प बनेगा तो ऊपर जाकर के यह संघनित होगा, संघनन की क्रिया होगी, और संघनन की क्रिया के दौरान यह जो ऊष्मा फ्री करेगा इसे लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। और यह गुप्त ऊष्मा ही इस चक्रवात की शक्ति का कारण बन जाता है। अब देखेंगे कैसे, जैसे आप देखेंगे कि 2 वायु राशियां, एक गर्म वायु राशि, यहाँ पर गर्म वायु, यहाँ देखेंगे गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि। तो निश्चित रूप से जो गर्म वायु राशि है वह ऊपर की तरफ चलेगा और ठंडी वायु राशि नीचे की तरफ बैठेगी। अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के कारण बताग्र का यहीं पर निर्माण होता है, और वहीं पर बताग्र निर्माण होगा। तो जैसे गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, संघनन की क्रिया होगा, या ठंडी होगी या फिर नीचे की तरफ बैठेगी, फिर यहाँ पर भी फिर संघनन की क्रिया होगा, और इस तरीके से फिर से चक्रवात का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है दूसरा कि कोरियोलिस बल प्रभावित होना चाहिए। कोरियोलिस बल जो है प्रभावित होना चाहिए। यानी कोरियोलिस बल कहता है कि यह हवा जो सीधे सीधे चलती है
चाहे उत्तरी गोलार्ध में इस तरीके से हवा उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चले या ऐसे चले, ठीक है। कोरियोलिस बल कहता है कि जी हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं, हवाएं विक्षेपित हो जाती हैं, घूम जाती है, ठीक है। तो इस घूमने का जो बल लगता है वह कोरियोलिस बल है, और कोरियोलिस बल जितना ही तगड़ा होगा वह चक्रवात जो है उतना ही तगड़ा बनता है, हवाएं उतने ही तेजी से चक्र काटती हैं। इसके अलावा कहता है कि जो क्षोभ मंडल है, पृथ्वी का क्षोभ मंडल में वायु दाब जो है स्थिर होना चाहिए, वायु दाब अस्थिर होना चाहिए, ताकि वायु दाब इधर उधर घटेगा बढ़ेगा तो चक्रवात उधर उधर मूव करेगा और जिधर जिधर जाएगा उधर उधर अपना प्रभाव दिखलाएगा, ठीक है। तो उत्पत्ति के लिए समुद्री सतह का विस्तृत होना चाहिए, कोरियोलिस बल का होना चाहिए, और तीसरा ले लें कम दबाव का क्षेत्र होना चाहिए, कम दबाव का क्षेत्र होना, कम दबाव का क्षेत्र होना चाहिए। प्लस चौथा कहता है कि वायुमंडल में यानी क्षोभ मंडल में हवाएं जो है अस्थिर होनी चाहिए, हवाएं अस्थिर होनी चाहिए, ताकि उसका सेंटर जो है अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट होता रहे। तो यह चक्रवात की उत्पत्ति के मतलब कारण है। अगर समुद्री सतह विस्तृत हो, 27 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, तब चक्रवात का निर्माण होगा। कोरियोलिस बल हो जिसके कारण चक्रवात जो है चक्र काटेगा। कम दबाव का क्षेत्र हो, आप जानते हैं कि इस कम दबाव का क्षेत्र रहता है लो प्रेशर होगा, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि वायुमंडल क्षोभ मंडल में वायु दाब क्या हो और स्थिर होना चाहिए। अब अगले देखेंगे अब कहता है कि चक्रवात की संरचना कैसी होती है या कैसी होनी चाहिए। देखेंगे चक्रवात यह होता है, चक्रवात ये चक्रवात है, ठीक है। और चक्रवात में कहता है कि केंद्र में लो प्रेशर और बाहर में हाई प्रेशर होता है, बाहर में हाई प्रेशर होता है जी, हाई प्रेशर। और आप जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं भरती, और जिन जिन इलाकों में लो प्रेशर होगा वहां वहां पर ये खिसक करके जाएगा। इसीलिए उत्पत्ति में हमने बताया कि क्षोभ मंडल में जो वायु दाब है अस्थिर होना चाहिए, यह संरचना है। और यह संरचना में कहता है कि यहाँ पर देखेंगे अगर ग्लोब बना लें तो यह विषुवत रेखा, और इस विषुवत रेखा की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में अगर चक्रवात उत्पन्न होता है, इस क्षेत्र में अगर चक्रवात उत्पन्न होता है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह क्लॉकवाइज चलता है। ये क्लॉकवाइज है, यह दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। यह है चक्रवात की संरचना। अब देखेंगे संरचना जो है देखें हम, और अब देख लें अभी अम्फन की बात कर लें, हम लोग फोनी की बात कर लें, ठीक है। तो यह जो चक्रवात है हमारे यहाँ जो चक्रवात है इस बंगाल की खाड़ी में आया, ऐसे देख लें बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात, ठीक है। और यह चक्रवात जैसे जैसे तटीय इलाकों की तरफ बढ़ता है तबाही बढ़ेगा। और अम्फन को देखें सुपर साइक्लोन, इसका मतलब है सुपर साइक्लोन का मतलब है कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जो वायुदाब रेखा है उसमें काफी अंतर है। अगर समवायुदाब रेखा में जितना ही अंतर होगा हवाएं उतनी ही तेज होंगी, सुपर साइक्लोन का निर्माण होगा। और जैसे ही सुपर साइक्लोन तटवर्ती इलाकों में, भारत के तटवर्ती इलाकों में या बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में या पूर्वोत्तर के इलाकों में टकराता है तो वैसी स्थिति में विनाश काफी लाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत में चक्रवात सर्वाधिक कहाँ आते हैं, प्रभावित होने वाले इलाके कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी देख लेंगे, जस्ट हम आपको भारत का नक्शा बना करके इस बात को दिखा रहे हैं, ठीक है, देखते रहेंगे। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। ये इंडिया, ठीक है। और यह हिंद महासागर, हिंद महासागर, यह बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यह है अरब सागर, ठीक है। आपको बता दें भारत में सर्वाधिक चक्रवात इस बंगाल की खाड़ी में आते हैं, इसके बाद अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में भी आपको बता दें अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। भले इस बार ये मई में आ गया है, अलग बात है, लेकिन सर्वाधिक अक्टूबर और नवंबर में आते हैं, ठीक है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है बंगाल की खाड़ी में आने का चक्रवात का, किस महीने में, तो अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। अब देखेंगे भारत में सर्वाधिक प्रभावित, तो भारत में सर्वाधिक प्रभावित ये मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का इलाका जो है सर्वाधिक प्रभावित रहता है। जो सबसे कम प्रभावित इलाका रहता है यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का इलाका। यह सबसे कम चक्रवात से, यह प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का वह कौन सा इलाका है जो चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित होता है, वह कौन सा इलाका है जहाँ सर्वाधिक ये सबसे कम प्रभाव पड़ता है। यह भी पूछ सकता है भारत में चक्रवात सर्वाधिक किस महीने में आता है, तो अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। सर्वाधिक कब आते हैं, अक्टूबर नवंबर में। कहाँ आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरीके से हम लोग चक्रवात को देखें और हाल फिलहाल में अम्फन चक्रवात और उससे होने वाली तबाही को देखें। सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर एनडीआरएफ की टीम या सेना के लोगों को लगाया जाता है ताकि उन लोगों को वहां से बचा करके दूसरी जगह पर ऊंचे जगहों पर, अगर हम इनकी प्रभाव की बात करें तो तबाही तो आता ही है। इसमें बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं व्यापक पैमाने पर होती हैं। कारण है कि बहुत व्यापक पैमाने पर तेज हवाएं चलती हैं, वर्षा होती है और वर्षा होने के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। अब देखेंगे एक और है चक्रवात में, झंझावात टाइप का है, नाम है टर्नेडो। थोड़ा डिफरेंट है। टर्नेडो जो है मैक्सिको की खाड़ी या अमेरिका के आसपास आने वाला एक झंझावात टाइप से है या सुपर साइक्लोन है, इस तरीके से आता है कीप के आकार में। ऐसे बादल, जैसे ये पानी है और इस तरीके से और बादल आता है। यहाँ पर कपासी वर्षी मेघ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ऐसे भी देखेंगे साइक्लोन आने की उपस्थिति में, साइक्लोन आ गया उस स्थिति में घनघोर बादल छाए रहेंगे जिसे कपासी वर्षी मेघ के नाम से जानते हैं। कौन सा मेघ है, कपासी वर्षी मेघ। यह तथ्य है, कपासी वर्षी मेघ आते हैं। लेकिन साइक्लोन आने से पूर्व जो सूचना है, कहता है कि साइक्लोन आने से पहले पछाव स्तरीय मेघ, आकाश में पछाव स्तरीय मेघ दिखाई पड़ते हैं और हवाएं शांत हो जाती हैं साइक्लोन आने से पहले। लेकिन जैसे ही साइक्लोन आता है कपासी वर्षी में और हवाएं तेज से तेज चलना शुरू करती हैं। तो इस तरह चक्रवात को हम लोग देखे, समझे और जानने की कोशिश किए। थैंक यू।